नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ईरान के खिलाफ लड़ाई अमेरिका और इसराइल को किस कदर भारी पड़ती दिखाई पड़ रही है, ये इस बात से समझ में आ रहा है कि अब अमेरिकी सेनाएं वापसी शुरू कर चुकी हैं, लौटना शुरू कर दिया है उन्होंने। अभी तक तो केवल नागरिकों को ये एडवाइजरी जारी की गई थी, अभी तक केवल वहां दूतावासों में रहने वाले लोगों को एडवाइजरी जारी की गई थी कि वो लोग वापस चले आए, लेकिन अब सेनाओं की वापसी भी हो रही है, सैनिकों की वापसी भी हो रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक हताहत हुए हैं। ईरान की माने तो 6 दिन की, 1 हफ्ते की लड़ाई में ही 600 से ज़्यादा सैनिक हताहत हो गए। अब तो 2 हफ्ते लड़ाई के हो गए हैं। और इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि जो फाइटर जेट्स में ईंधन भरने वाले जो जहाज होते हैं, जिनको रिफ्यूलिंग फाइटर प्लेन कहा जाता है, वो एक जहाज़ इराक में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। और वो उसमें कितना नुकसान हुआ है अभी इसकी खबर नहीं आई है, लेकिन वो इराक में वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। अमेरिकी सेना ने भी इसको स्वीकार किया है, इस बात की खबर दी है। नुकसान की खबर अभी नहीं आई है। और ये एयरक्राफ्ट ऐसे होते हैं कि जो हवा में ही, जो लड़ाकू जहाज़ होते हैं, उनके अंदर जब उनमें ईंधन ख़त्म होता है तो हवा में ही वो ईंधन भर देते हैं, इसीलिए इनको रिफ्यूलिंग जेट्स कहा जाता है, प्लेन कहा जाता है। तो वो जहाज़ वहाँ पर नष्ट कर दिया गया है। कैसे नष्ट हुआ है, वो कैसे क्रैश किया है, इसकी भी अभी कोई खबर नहीं आई है। चूँकि इराक की सीमा में है, इसलिए निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है कि ईरान के हमले में ही ये नष्ट हुआ होगा। यानी ईरान के हमलों की जानकारी अब अमेरिका को नहीं हो रही है। रिफ्यूलिंग क्राफ्ट जब उनका नष्ट हो रहा है तो इसका मतलब कि ये बहुत बड़ा नुकसान है, और इसकी वजह से तमाम जो जेट्स में जो फ्यूल ख़त्म हो रहा है, ईंधन ख़त्म हो रहा है, उसको कैसे भरा जाएगा। दूसरी ओर रडार सिस्टम और जो एक इनका जो डिफेंस सिस्टम है, जिस तरीके से कमज़ोर किया है, ख़त्म किया है ईरान ने, उससे बड़ी आसानी से वो तमाम टारगेट्स पर हमले कर रहा है। नतीजा ये हुआ है कि सैनिकों की वापसी शुरू कर दी गई है अमेरिका की तरफ से। वहाँ दबाव ज़बरदस्त बनी रहा है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अमेरिका में तमाम सीनेट्स हैं जो इस लड़ाई को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, तुरंत रोकने की बात कर रहे हैं, और लड़ाई के लिए सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दूसरी ओर ईरान की IRGC ने दावा किया है कि जो ये अब्राहम लिंकन है, एयरक्राफ्ट कैरियर युद्धपोत है अमेरिका का, जिस पर अमेरिका को बहुत गर्व है। गर्व इस बात का है उसको कि इस इलाके में रखकर, यानी मध्य पूर्व में, वो फारस की खाड़ी में उसको रखे हुए है, उसके बाद वो इस पूरे इलाके में अपने को सिक्योर समझता है, सेफ समझता है। कैरियर युद्धपोत ये होता है कि एक, आप समझ लीजिए कि समुद्र में कोई एक ऐसा जहाज़ जहाँ से फाइटर जेट्स वहाँ से उड़ान भर सकते हैं, हथियार ले जा सकते हैं, कहीं पर बमबारी कर सकते हैं, मिसाइल दाग सकते हैं, और वहाँ आकर बड़े बड़े विमान लैंड भी कर सकते हैं। बहुत बड़ा ये होता है। और अब्राहम लिंकन तो सबसे बड़ा बताया जाता है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर युद्धपोत है। इस युद्धपोत को बुरी तरीके से नुकसान पहुँचाया है ईरान ने। आपको याद होगा कि पिछले काफ़ी समय से जब ये लड़ाई नहीं छिड़ी थी, उसके 3 महीने पहले ही इसको यहाँ लाकर ईरान की सीमा के पास रख दिया गया था, धमकाने के लिए कि हम इसके ज़रिए आपको नेस्तनाबूद कर देंगे। यही अब्राहम लिंकन ही हमारा पर्याप्त है। लेकिन जैसे जब लड़ाई छिड़ती है और ईरान के हमले शुरू हो जाते हैं, इसराइल और अमेरिका के हमले के बाद जब ईरान बचाव के लिए और अपने रिटेलिएट करता है, यानी जवाब देता है, उसके बाद से फिर अब्राहम लिंकन पर भी हमले हुए। और अब्राहम लिंकन पर हमले का नतीजा ये हुआ कि अब्राहम लिंकन को ईरान की सीमा से बहुत दूर कर दिया गया। और अब खबर आ रही कि एक बार फिर वहाँ बुरी तरीके से ईरान ने, आज सुबह ही IRGC ने खबर दी है कि बहुत बुरी तरीके से उस पर नए सिरे से हमला हुआ है। अब कहाँ कितना उसको नुकसान हुआ है, अमेरिकी सैनिकों की भी जान गई है, हताहत हुए हैं, इसकी खबर अभी नहीं आई है। अमेरिका की ओर से तो सैनिकों के हताहत की सूचना दी ही नहीं जा रही है। अभी तक केवल 7 सैनिकों के मरने की सूचना दी गई है, जबकि ईरान का दावा है कि शुरुआती 6 दिनों में ही, यानी करीब 1 हफ्ते में ही 600 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक हताहत हुए। चूँकि इराक जो इस गल्फ एरिया में, खाड़ी के देशों में, तमाम देशों में जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, वो लगभग सारे तबाह हो चुके हैं। और जहाँ जो तबाह नहीं हुए हैं, वो उन पर लगातार ईरान हमले कर रहा है अपने ड्रोन से, अपनी मिसाइल से, बैलिस्टिक जो उसकी मिसाइल्स हैं। और उन
ड्रोन और मिसाइल के हमलों को झेल नहीं पा रहे हैं अमेरिकी ठिकाने भी और उधर इसराइल भी। इसराइल के ऊपर तो हिजबुल्लाह का भी अटैक हो रहा है। हालांकि इसराइल भी जहां लेबनान में जहां हिजबुल्लाह का ठिकाना है, वो जहां का मिलिशिया है, वहां पर भी उसके हमले हो रहे हैं। बेरूत पर बहुत हमले किए हैं, लेकिन कल रात में 150 रॉकेट दागे हैं हिजबुल्लाह ने इसराइल के तमाम शहरों पर। पूरी तरीके से वहाँ कई बड़ी इमारतें जो है वो खंडहरों में तब्दील हो चुकी हैं। तो अब ये जो खबर आ रही है कि अमेरिका किस तरीके से बैकफुट पर आया ही नहीं है, बैकफुट पर तो पिछले वो एक हफ्ते से दिखाई पड़ रहा है। अब सैनिकों की वापसी भी शुरू कर दी गई है, और सैनिकों की वापसी का मतलब है कि सीधे सीधे हार मान लेना। इसराइल तो लड़ रहा है, लेकिन बेन्यामिन नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट का कुछ भी पता नहीं है कि वो लोग कहाँ पर हैं, छिपे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, कहाँ पर हैं कहाँ नहीं है, कोई जानकारी उनके बारे में नहीं है। लेकिन रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि इसराइल के बाहर ही वो हैं, इसराइल के भीतर नहीं है, क्योंकि 90% समय उनका जो है वो हवाई जहाज़ में ही बीत रहा है। और इधर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जिस तरीके से माहौल बन रहा है और अब सैनिकों की वापसी हो रही है, ये अमेरिका की प्रतिष्ठा जो है और अमेरिका की जो ताकत का जो नाज था उस पर एक बहुत बड़ा एक धब्बा लगा है कि किस तरीके से 2 हफ्ते की लड़ाई में नुकसान ही नुकसान झेला है अमेरिका ने। ईरान का कोई नुकसान नहीं कर पाए। उनका निश्चित तौर पर ईरान का भी, जिस तरह से हमले हो रहे हैं, तबाही हो रही है, ईरान के स्कूलों पर हमले किए हैं, और इस मामले में तो डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से फंस गए हैं। युद्ध अपराधी का मुकदमा भी उन पर चल सकता है, पद छोड़ने के बाद वो जेल भी जा सकते हैं। इस तरह की भी अब कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं उनके खिलाफ, और उनके अपने ही देश में। तो वो तो घिरे ही है, लेकिन ईरान को भी नुकसान हुआ है। पर इन लोगों को, यानी इसराइल और अमेरिका को, जिस तरीके से ये एक अहंकार था कि वो ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे, वहाँ अपनी पसंद की सरकार बनाएंगे, तो उसकी संभावना पूरी तरह से धूमिल हो चुकी है। सरकार बदलती दिखाई पड़ रही है। इसराइल की अक्टूबर में जब वहाँ चुनाव है, बुरी तरीके से नेतन्याहू के खिलाफ माहौल बना हुआ है। इस लड़ाई के लिए उनको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। पूरा देश बंकरों में छिपा हुआ है। आप कल्पना करिए कि बिल्कुल पिछले 2 हफ्ते से वहां लॉकडाउन की स्थिति है। इमरजेंसी तो एक अलग चीज होती है, लॉकडाउन यानी लोग बाहर निकल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि तमाम जगहों पर वहां अब इसराइल की पोजीशन भी ऐसी है कि जगह जगह वहां सैन्य ठिकाने बनाए गए हैं, आबादी के आसपास भी सैन्य ठिकाने बनाए गए हैं। उन जगहों पर, सैन्य ठिकानों पर जब हमले हो रहे हैं तो उसमें वो बंकर भी जद में आ रहे हैं जो आम लोगों के छिपने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि बंकरों में आम लोग भी छिपते हैं और सैनिक भी छिपते हैं। तो एक तरीके से वहाँ एक दहशत वाली स्थिति है, और पूरी पूरी रात मिसाइलों के हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से। इसराइल की ओर से भी अब वहाँ के अखबारों में, वहाँ की मीडिया भी अब वहाँ जो इस लड़ाई से नुकसान हो रहा है उसको छापना शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की खबर है, लेकिन इसराइल की ओर से अभी कोई भी पुष्टि किसी चीज़ की नहीं हुई है। खबरों को भी वहाँ अब तक रोका ही जा रहा है, लेकिन मुश्किल से पिछले 4-5 दिनों से कुछ खबरें आ रही हैं। हमने बताया भी था आपको कि द जेरूसलम पोस्ट, जो वहाँ का सबसे प्रतिष्ठित अखबार है, उसने किस तरह से नुकसान की खबरें वहाँ पर बयां की हैं कि लोग दहशत में हैं, भागते दिखाई पड़ रहे हैं, इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई हैं। तस्वीरें भी उसने जारी की हैं, अखबार में छापी भी हैं। तो ये अब युद्ध एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अगर वास्तव में अमेरिकी सैनिक चले जाते हैं, यहाँ पर बेस पूरे खत्म हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, तबाह लगभग हो ही चुके हैं, सैनिकों की वापसी भी हो जाती है, अब्राहम लिंकन पर जिस तरीके से हमला हुआ है, एक और युद्धपोत है उसका भी कुछ नहीं पता चल रहा है अमेरिका का। तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए ये साफ है कि अब इसराइल और अमेरिका दोनों ही सरेंडर करने वाले हैं। ट्रंप तो दावा कर रहे हैं कि वो IRGC को, ईरानी सेना को सरेंडर कराएंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरेंडर की स्थिति इन्हीं दोनों देशों के सामने अब आ गई है, क्योंकि ईरान ने जिस मजबूती के साथ अपनी 3 शर्तें रखी हैं कि हम युद्ध तभी समाप्त करेंगे। अमेरिका की कोशिशें जो हो रही हैं, अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों के जरिए वो युद्ध विराम की कोशिश कर रहे हैं, ओमान के जरिए कर रहे हैं, पाकिस्तान के जरिए भी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, पुतिन से फ़ोन पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बात की है, फ्रांस के ज़रिए कोशिश की जा रही है। तो ये अलग अलग देशों के ज़रिए जो ईरान को युद्ध विराम के लिए मनाया जा रहा है, इस पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि हमारी 3 शर्तें हैं
और अगर ये 3 शर्तें मानी जाती हैं तब तो हम युद्ध विराम पर सहमत होंगे, अदरवाइज हम हमले करते रहेंगे, क्योंकि हम अपने बचाव में हमला कर रहे हैं, हमला हमने पहले नहीं किया था। 3 शर्तों में उनकी एक शर्त तो ये है कि भाई सबसे महत्वपूर्ण शर्त है कि इस पूरे लड़ाई में जो उनका खर्च हुआ है उसका हर्जाना दिया जाए, कंपेंसेशन दिया जाए, क्योंकि अनावश्यक युद्ध में ईरान को झोंका गया है। दूसरी बात ये कि उसको मान्यता दी जाए, ये जो उसके ऊपर प्रतिबंध और जब मन चाहा तब कुछ भी लगा देते हैं, ये इन सारी चीज़ों को ख़त्म किया जाए। और तीसरी जो महत्वपूर्ण शर्त है उनकी वो ये है कि इस बात की लिखित गारंटी दी जाए कि दोबारा कभी हमला नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका और इजराइल यही करते हैं। कुछ दिन हमला किए, उसके बाद बैकफुट पर आ गए, फिर अपने को मजबूत किए, लेकिन ईरान को पता है कि वो लंबी लड़ाई लड़ने की स्थिति में है, पर इजराइल और अमेरिका नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए वो गारंटी लेना चाहता है लिखित में कि आप लिखित में गारंटी दीजिए। अगर ये शर्तें स्वीकार कर लेते हैं तो सीधे सीधे ये अमेरिका और इजराइल की हार मानी जाएगी, और नहीं स्वीकार करते हैं तो हमले झेलने पड़ेंगे। और अमेरिकी सेनाएं तो अगर वहां से चली जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि जो कुछ आर्थिक नुकसान हुआ, सैनिकों का नुकसान हुआ, वो उनका हुआ, शायद आगे ना होने पाए। लेकिन इस्राइल की स्थिति तो बहुत ही खराब है और इस्राइल का अस्तित्व अब संकट में दिखाई पड़ रहा है। क्या कुछ होता है आगे देखेंगे, बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।